हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस नया फिजिक्स क्लासेस के चैनल पे वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 3 टू चैप्टर 7 तक पूरी डिटेल्स में आपको फिजिक्स पढ़ाई गई है, जो सेकेंड ईयर का है। और फर्स्ट ईयर का भी जो है कि आपको चैप्टर 1 से लेकर के सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को छोड़ करके और बाकी सारे चैप्टर जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर तक हो चुका है। उसका भी अगला पार्ट आने वाला है। और आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसमें पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और देखिए, हम कोशिश करेंगे कि एक ही शॉट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खत्म कर दिया जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो हम 2 शॉट इसका बनाएंगे। और बाकी जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, उसका भी वीडियो हम एक शॉट में प्रयास करेंगे बना करके जल्द ही आपको प्रोवाइड करें। फुल सिलेबस आपको इस चैनल पे दिया जाएगा, ठीक है। और यूनिट एंड डायमेंशंस का भी वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अकॉर्डिंग टू पूरी एनसीईआरटी आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं। काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो क्या बोलते हैं कि चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जिस तरह का नाम है, तो इसमें से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, जैसे इस प्रकार से देखिए, है ना। यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे कि टोटल चीजें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक, इस प्रकार से, ठीक है। तो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, इससे हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और इससे हमारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आपको याद रखना है इसमें पहला पॉइंट कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो आपको क्या करता है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है, इसमें आपको याद रखना है कि टाइम वेरिंग अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये आपको प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है, बन सकता है। तो आपको याद रखना है, ये वाला आइडिया जो था बाय फैराडे नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। और ये वाला जो आइडिया है बाय मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इनके संयोग से, इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव जनरेट होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, है ना। तो सबसे पहली बार मैक्सवेल ये बात बताए थे। तो आपको याद रखना है, जैसे कि अगर करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे करंट बन सकता है, इंड्यूस्ड करंट। ऐसे बहुत सारे चीजों को हम लोग अब तक पढ़ के आ चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, है ना, कि क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसका सिंपल हम लोग एक तरीका यहाँ पर रखेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं, द कपल ऑफ टाइम varying इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनका एक कॉम्बिनेशन बना लिया जाए, द कपल ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, है ना, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपस में मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन बाय मैक्सवेल। ये मैक्सवेल के द्वारा ये बात बताई गई थी कि कपल ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो इसका हम सबसे पहले आपको एक फिगर बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से एक फिगर हम लोग इसका बनाएंगे, ऐसे, इस तरह से। बहुत सिंपल फिगर है, कोई भी बच्चा इसको इजीली बना सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पर हम लोग ओरिजिन रख लेते हैं। अब आपको ऐसे बनाना है इसमें कि यहाँ से जितना हाइट ऊपर ले जाएंगे उतना ही हाइट नीचे भी लेकर के जाना है।
और इस तरह से आपको बनाना है, देखिए, है ना। थोड़ा अच्छा स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, बहुत सुंदर सा स्ट्रेट लाइन, उनको मिटा करके फिर से बनाना पड़ेगा ऐसे। तो ये जो फिगर बन रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर बन रहा है, समझ गए, इस प्रकार से। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस प्रकार का वाइब्रेशन करेगा, अप डाउन वाइब्रेशन जो है कि वाई एक्सिस में करता है। तो इसको हम लोग जब लिखते हैं इसका इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई वाई ऐसे लिखा जाता है, और इसको लिखते हैं हम लोग ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और आपको एनसीईआरटी में यही आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसका और भी अदर फॉर्मेट होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक फार्मूला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, देखिए ऐसे, है ना। थोड़ा और अच्छा फिगर बनाते हैं आप लोग के लिए, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से हर एक पॉइंट को इसके पैरेलल लाइन ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से ऐसे पैरेलल, ये भी इस तरह से, देखिए इस प्रकार से। यहाँ से भी आपको इस तरह से पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, देखिए ऐसे, है ना। तो इस फिगर में आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, अलग अलग कलर से हम दिखा रहे हैं आपको। और इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में इसका स्पीड रहेगा। तो इस सब के बीच में रिलेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी इक्वेशन लिखेंगे जो एलोंग जेड एक्सिस होगा, एलोंग जेड एक्सिस, जिसको हम लोग लिखेंगे बी नॉट और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये होता है, और इसी के आधार पे हम लोग इसका डिफिनीशन भी लिखते हैं। इस तरह से आप फिगर को आगे बढ़ा सकते हैं, इस वाला डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड का ये वाइब्रेशन है, और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, इस प्रकार से। और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर हो जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो पहले हम लोग को ये आइडिया फैराडे दिए थे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये होता है हमारा मैक्सवेल के द्वारा, ये कहानी बताई गई थी, और मैक्सवेल के द्वारा ही पहली बार 1865 ईस्वी में, उसको भी हम अभी लिख रहे हैं, कि पहली बार ये आइडिया जनरेट किया गया था। समझ गए कि नहीं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक दुनिया में होता है, इस प्रकार का चीज भी कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इसका डिफिनीशन, जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पर हम लिखे हैं, एक डिफिनीशन ये भी है, और यहाँ पर एक और डिफिनीशन हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए क्या है कि इस तरह से, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखिए दो ठो इसलिए आर लगा देंगे, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड also perpendicular to the direction of propagation of wave व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए 2 नंबर का सवाल आएगा तो आपको डिफिनीशन और ये फिगर लिख देना है, ठीक है ना, बना देना है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन इट इज नोन एज इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, है ना। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि इसमें तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इस प्रकार से कि अगर हमारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और इधर हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन मीन्स स्पीड हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ऐसे तीनों के तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे और तीनों के बीच में 90 डिग्री होगा। ये वाई एक्सिस हो गया तो इसके लिए हम लोग आई कैप यूज करेंगे। ये जेड एक्सिस हो गया तो इसके लिए हम लोग के कैप यूज करेंगे और इसके लिए ये एक्स एक्सिस हो गया तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर आई कैप, आई जे के कैप, इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। तो ये इसका डिफिनीशन है, ये इसका इक्वेशन है, फार्मूला है ना। तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको साफ कर दें, फिर आगे हम पढ़ाते हैं आपको इसी में। चलिए, हो गया। चलिए, तब इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। जानकारी के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम आगे इसको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम लिख लिख करके ही पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए काफी सुविधाजनक होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट जो है आपको याद रखना है ना। तो फर्स्ट टाइम आपको याद रखना है इसमें कि मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1865। तो पहली बार 1865 में इसका आइडिया दिया गया था। ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपको याद रखना है। और इन्होंने इतना में ये आइडिया दिया था। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि फिर इसके बाद हर्ट्ज आ जाते हैं और हर्ट्ज जो है 1800 आपको 88 से लगभग 1888 में ही, है ना, 1888 में लगभग जो है कि ये इस वेव को प्रोड्यूस्ड कर देते हैं। प्रोड्यूस्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड दिस, है ना, दिस वेव। इस वेव को 1888 के लगभग में इंडिपेंडेंटली खुद से इस वेव को प्रोड्यूस्ड कर देते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 गुना 10 के पावर 7 हर्ट्ज होता है, या 1/2 पाई 1/√LC। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको ये प्रोड्यूस्ड कर देते हैं। और यहाँ से आप जो है बस यही बात आपको याद रखना है। यहाँ से आप खुद से एक और चीज निकाल सकते हैं कि इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो वेवलेंथ क्या होता है, C = λf। एक फॉर्मूला, अभी बहुत सारा फॉर्मूला इस चैप्टर में आने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको अच्छा से देखिए मन से, आगे बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। तो वहां से अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे तो C/λ हो जाएगा। तो होता कितना है, 3 गुना 10 के पावर 8 और बटा 5 गुना 10 के पावर 7, तो ऊपर हो जाएगा 30/5, तो इसको 6 मीटर। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हर्ट्ज इसको प्रोड्यूस्ड किए थे तो इसका वेवलेंथ कितना था, 6 मीटर था। समझ गए कि नहीं। फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको प्रोड्यूस्ड किए थे। इस प्रकार से आइडिया पहले मैक्सवेल दिए थे। इसके बाद कुछ समय के बाद बीतने के बाद आप देख लीजिए, डेट मेंटेन कर लीजिएगा किस तरह से है। तो ये हर्ट्ज इसको प्रोड्यूस्ड कर दिए थे लैब में खुद से, और उसका फ्रीक्वेंसी इतना था। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है जो LCR सीरीज सर्किट में फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। आप जरूर रेजोनेंस का जो टॉपिक है एसी चैप्टर का मेरा जाकर के वीडियो देखिएगा आप लोग, उसमें बढ़िया हम पढ़ाया और पूरा डेरिवेशन समझाया भी है ना। तो वेवलेंथ कितना होता है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए कि वेवलेंथ कितना होता है। यहाँ पर इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ जो है स्टूडेंट्स 6 मीटर था। 6 मीटर इसका वेवलेंथ था जब ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड किए थे। इसके बाद हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट आते हैं आफ्टर 7 ईयर्स, है ना। तो आफ्टर 7 ईयर्स जो है आपको याद रखना है, 7 ईयर्स, 7 साल के बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, है ना, जगदीश चंद्र बोस। आपको जानकारी के लिए सब पढ़ाया जा रहा है बाबू। और इन्होंने भी इसको प्रोड्यूस्ड करने का काम किए। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जगदीश चंद्र बोस भी इसको प्रोड्यूस्ड कर दिए थे। प्रोड्यूस्ड, है ना, यहाँ पर लिख दे रहे प्रोड्यूस्ड दिस वेव। और इस वेव को जब ये प्रोड्यूस्ड किए थे स्टूडेंट्स, तो उनके द्वारा जो वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड किया गया था वो वेवलेंथ था 5 mm to
25 mm, है ना। तो इतना सारा इनका द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया वेवलेंथ था इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद जो है कहानी और आगे बढ़ती है और एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मार्कोनी। समझ गए ना। तो मार्कोनी 1896 में, है ना, इन 1896 में जो है एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मार्कोनी। थोड़ा सा हम सबको हाईलाइट कर दे रहे हैं बाबू। फर्स्ट टाइम मैक्सवेल थे। फर्स्ट टाइम मैक्सवेल क्या किए थे, गेव द आइडिया दिए थे। ठीक है, अब कब दिए थे, तो इतना में दिए थे। किसका आइडिया दिए थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिए थे। 1888 ईस्वी में प्रोड्यूस्ड कर दिए थे इस वेव को हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट। समझ गए, जिनका वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ कितना था, 6 मीटर था। ठीक, ऐसे ही आप याद कीजिएगा। 7 ईयर के बाद हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, फिर से इसको खुद से अपने इंडिया में प्रोड्यूस किए थे, जिसका वेवलेंथ 5 mm टू 25 mm था। ठीक, फिर इसके बाद बारी आता है 1896 में मार्कोनी। फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन किया गया था। तो मार्कोनी जो साइंटिस्ट है ना, क्या बोलते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम किए 1896 में। और फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन 1899 में हुआ था, जो कि क्या बोलते हैं कि लगभग 50 किलोमीटर दूरी तक इसको सेंड किया गया था। तो मार्कोनी इस पर काम किए थे। फिर इसको कम्युनिकेट कराने का काम किए थे, कम्युनिकेशन, है ना, जो है कि कम्युनिकेशन क्या हुआ था, पॉसिबल हो पाया था। इस पर ही काम करना शुरू किए थे और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था इन 1899 में, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक इसको सेंड किया गया था। यही आपका बुक में भी लिखा गया है ना। तो 1896 में मार्कोनी इस पर काम करना शुरू किए, इसको डिस्कवर किए और कम्युनिकेशंस का काम 1899 में स्टार्ट हुआ, जो ये 50 किलोमीटर दूरी तक इसको सेंड करने का काम किए थे। और यही इसका एक शॉर्टकट हिस्ट्री है। आप मान लीजिए कि इसका यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा हिस्ट्री पढ़े हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, बहुत लंबा हिस्ट्री है बुक में, लेकिन अभी शॉर्ट में हम इसको निकाल करके रखे थे। तो ये हिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़िए, पढ़ने से कहानी दिलचस्प हो जाती है हिस्ट्री। चलिए, तो ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मैक्सवेल की कहानी को लेकर के आगे चलते हैं, किस तरह से काम किया गया था। तो इसका भी एक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम आगे आपको पढ़ा सकें। ठीक, चलिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट हम लोग चल रहे हैं। डिफिनीशन हो गया, फिगर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इक्वेशन हो गया इसका। तो ये सारा चीज आपको हम बता चुके हैं अभी तक। अभी इसमें बहुत सारा चीज है जो आपको याद करने वाला ही पॉइंट होता है, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। अभी पूरा ढंग का पढ़ाया जाएगा, बहुत बेहतरीन ढंग का पढ़ाया जाएगा आपको। अब इसमें आइए, आपको हम बता रहे हैं, देखिए कि अब इसमें क्या है। एक छोटी सी इसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जैसे पहले पढ़े थे आप लोग। एक ACL पढ़े हैं जी, ACL, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसमें आप पढ़े थे कि क्या होता है। ACL में आपको पढ़ाया गया है कि B.dl लाइन इंटीग्रल, है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द I, मतलब नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरह से बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। ऐसे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था, एम्पियर मैक्सवेल, है ना, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ को हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कंसीडर किया था, चीजों को समझने का प्रयास किया था। तो इसके लिए क्या है, जैसे आप पहले से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर इस प्रकार से। अब देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यहाँ पर भी आते हैं हम लोग, आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं। देखिए इस जगह पर, है ना, कि यहाँ पर अगर हम एम्पीरियंस लूप अगर हम मान लेते हैं कि एम्पीरियंस लूप है, तो इस जगह पर तक करंट आपको मिलेगा। लेकिन इस जगह पर अगर आप मानते हैं तो इस जगह पर एम्पीरियंस लूप आपको रखने पर इस जगह पर करंट आपको नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, अगर अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पर करंट फिर से हमको मिल जाता है, तो आखिर यहाँ पर करंट कैसे पास हुआ।
इसके बारे में जब बोला गया, एक एम्पियर को पूछा गया इनसे ये सवाल, तो ये नहीं बता पाए थे। तो फिर मैक्सवेल जो अजम्पशंस किए थे, तो उन्होंने एक नए करंट की मतलब क्या बोलते हैं, अजम्पशंस किया, नया करंट होगा दुनिया में, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट भी पूछता है, तो उन्होंने यहाँ पर एक करंट के बारे में सोचा, जिसका नाम उन्होंने रखा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो होता है कि नहीं होता, उसका इक्वेशन बनाया जाएगा इसमें। तो ई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर अधूरा रह जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट, मतलब यह लॉ इनकंसिस्टेंट है, नॉट परफेक्टली करेक्ट। तो इसको ये करेक्ट करते हैं एम्पियर्स, और इसको कैसे करेक्ट किया जाता है इस वाले इक्वेशन को, उसको आप लोग देखिए। तो जैसे लेट अस सपोज सम चार्ज इज गिवन टू दिस प्लेट, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज अगर इस प्रकार से हम लोग इसको दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर में निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसके सामने सामने ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, और इधर बाहर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आ जाता है इस प्रकार से। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक एम्पीरियन लूप भी मानेंगे और करंट भी निकाल लेंगे। अब पहले, उससे पहले आप देखिए कि क्या होगा, कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा इस प्रकार से, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस, कुछ ऐसे गैप हो जाएगा, इसका कुछ कैपेसिटेंस सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट यहाँ पर रखा गया है, प्लेट एक, और यहाँ पर भी एक प्लेट रखा गया है, ये दोनों प्लेट का कुछ न कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है इस जगह का, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखेंगे तो V/D हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर V को अगर हम लोग देखेंगे, V को, तो पहले देखिए C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ से अगर V इक्वल टू निकालेंगे तो Q/C हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो Q/C इंटू D हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का और भी फॉर्मूला होता है, जो हम बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या बोलते हैं, σ/ε0 का एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम C निकालेंगे तो A/ε0/D होता है। ऐसे सोचा जा रहा है यहाँ पर कि अगर ये कैपेसिटर है हमारा, तो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना चार्ज होगा, तब तो पता चलेगा कि इसके अंदर करंट है कि नहीं। अगर इसके अंदर चार्ज है तो करंट है ना। जैसे कि यहाँ पर पता चला कि करंट नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए Q/A/ε0 और अब बटा D, और यहाँ तो पहले से D है ये था, तो इसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे हम लोग कट कर देंगे। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/A/ε0 आ जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा चार्ज, और चार्ज बराबर हो जाएगा E/A/ε0, ये चार्ज बन के आ जाता है। मतलब कैपेसिटर के अंदर इतनी मात्रा में चार्ज होती है। तो इसको हम लोग अब और आगे देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर मुझे करंट चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे, बट I इज इक्वल टू dQ/dt हो जाता है, ठीक है। तो dQ/dt हो जाता है, तो उसका वैल्यू रख दीजिए, है कि नहीं, इसको रख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ से हो जाएगा dE/ε0/dt। देखिए इसको चार्ज के वैल्यू को ले जाकर के वहां पे रख दिए हम लोग। अब देखिए बाबू, ये एरिया जो है ना, इसका प्लेट का एरिया जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ε0 का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा A/ε0, और कितना हो जाएगा, dE/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और इस करंट से क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए कि नहीं आप लोग। याद है ना कि फैराडे इस बात को सोचे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, तो वही चीज यहाँ से निकल करके आ जाता है। जब हम क्लास स्टार्टिंग किए थे तो उस टाइम आपको लगा होगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, है ना, ये चीज, या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो पहले आप इसको देख लीजिए कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ गए कि नहीं आप लोग के। और इसके बाद जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
अब चलिए वापस आइए स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग लिखेंगे करंट यहाँ पर, है ना। तो और इसको सजा करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इसको एरिया को अगर हम लोग दे देंगे तो एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, इसको दे देंगे हम लोग डी ई ए बटा डी टी। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोला जाता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बटा डी टी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो दिस इज आवर करंट, ये हमारा करंट होता है। इस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। दिस करंट इज नोन एज, दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिफिनेशन क्या लिखेंगे, टाइम वेरिंग द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको इसको लिखना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, द करंट ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। समझ गए कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसको कहा जाता है। चलिए जाइए, पढ़ा रहे हैं, जाइए, है ना करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस प्रकार से बनता है। तो ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पर, है ना, इस फार्मूला को थोड़ा सा तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब इधर जो करंट होती है उसको हम लोग आईसी बोलेंगे, इधर जो करंट है उसको आईसी बोलेंगे। आईसी मींस कंडक्शन करंट, जो कि वायर में फ्लो करती है, बट बिटवीन द कंडक्टर्स कोई और करंट होता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए कि नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है इसके अंदर। अब देखिए क्या है कि अब ये फॉर्मूला को करेक्ट करके मैक्सवेल बताया कि किस तरह से इसका करेक्शन होगा। तो करेक्शन के तौर पे जब इसको लिखा गया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर इस जगह पर कि बी डॉट डीएल जो है, यहाँ पे शायद ना दिखे आपको, तो यहाँ तक दिख रहा होगा, हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ना। तो बी डॉट डीएल करेंगे हम लोग इसको। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे देखिए म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड, ऐसे था ना, लेकिन नहीं, अब हमको यहाँ पर लिखना होगा इस प्रकार से। देखिए म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, ऐसे लिखेंगे हम लोग, नेट करंट। अब ये आई नेट कैसे निकल के आ जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी हो जाएगा। ये हुआ सही फॉर्मूला, समझ गए। तो इस प्रकार से मैक्सवेल बोले कि भाई आपके लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, उसको सुधारिए। और ये पूरा डेरिवेशन करके दिए और बताए कि देखिए यहाँ पर एक और करंट है जो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो उस करंट को हम लोग आईडी लिखेंगे। अब इस फॉर्मूला को पूरा हम यहाँ पे देखिए ऐसे इसको सजा करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं कि इसको कैसे सजा करके लिखा गया। तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ जो था ना, वो इस प्रकार से था। कैसे था, ऐसे देखिए, है ना, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट, और आई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ, तो आई सी प्लस म्यू नॉट, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी। तो दिस इज आवर करेक्टेड फार्मूला, दिस इज आवर बेस्ट फार्मूला, है ना, गिवन बाय द मैक्सवेल। तो इस प्रकार से ये इसको करेक्ट करके दिए थे, समझ गए। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फार्मूला है, जो आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए। और डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जैसे डी फाई बटा डी टी बराबर क्या होता है, हम लोग ईएमएफ का एक फार्मूला पढ़े थे स्टूडेंट्स, डी फाई बटा डी टी, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको वोल्टेज के रूप में लिख सकते हैं, ई इंटू भी
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ID हो जाएगा। तो इस तरह से भी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग का हो गया। चलिए अब पता चला। अब इसको मिटाते हैं और मैक्सवेल के 4 लॉ का सेट हम लोग बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ना, E.dl हो गया, इसी तरह B.dl, तो इसी तरह से एक और फॉर्मूला है जिसको E.dl कहा जाता है, और E.dl इसी को लिखा जाता है स्टूडेंट्स। देखिए V बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे V/d, अभी तुरंत जस्ट लिखे थे, हाँ इसको लिखे थे अभी हम लोग। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू, तो E इंटू डी हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इसको E लिखा जाएगा इस प्रकार से, EMF लिखा जाएगा, और EMF को क्या लिखा जाएगा, d∅/dt लिखा जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी है। इसका पूरा सेट तैयार किए थे आपसे, अगर परीक्षा में पहले पूछा जाता था, अभी सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि राइट द मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, है ना, मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, मैक्सवेल्स के चारों इक्वेशन को लिखिए। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये भी हो गया, और भी इक्वेशन था जैसे इस प्रकार से, जैसे हम लोग पढ़ते थे फ्लक्स का फॉर्मूला इस प्रकार से, B.ds, तो ये 0 हो जाता है B.ds, और इसी तरह से होता है E.ds, तो कितना लिखते थे हम लोग, इसको phi E लिखा जाता था, और ये हो जाता था 1/ε0 इंटू Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये 4 है फॉर्मूला, इसे हम अलग लिख दिए हैं, मतलब ऊपर नीचे लिख दिए हैं। जैसे इसको फर्स्ट बोला जाता है, फिर इसको सेकेंड बोला जाता है, फिर इसको थर्ड बोला जाता है, फिर इसको 4 बोला जाता है। तो हम ऐसे सीरियल नंबर कर दे रहे हैं 1 2 3 और ये 4 ऐसे। तो फर्स्ट इक्वेशन यही है, ये इलेक्ट्रिसिटी का इक्वेशन है, ये मैग्नेटिज्म का इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही फॉर्मूला है एक तरह से देखिए, और ये करेक्टेड फॉर्मूला ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कहानी और आगे बढ़ाते हैं। हम कोशिश करेंगे बाबू एक ही लाइन में खत्म कर दे सबको, एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक ही वीडियो में फिनिश करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग वीडियो के अगले पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसमें हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, जैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए फिगर पूछेगा, फार्मूला पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कहना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट का डिफिनीशन पूछ सकता है। तो आप लोग ये सब याद करके जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज फर्स्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले तो नंबर आप इस समझिए कि इसको प्रोड्यूस्ड कैसे करेंगे। तो इज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी, थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है हल्का सा, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, electromagnetic wave can be produced by accelerated electron, accelerated charge particle और accelerated electrons, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के द्वारा। दूसरा नंबर, जब इसको प्रोड्यूस्ड कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होगा, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आपको हम डाले हैं, देखिएगा आप लोग, तो जिसमें पूरा प्रॉपर्टीज लिख करके सजा करके लिखा गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is of the transverse nature, तो ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ये आप जरूर याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तीसरा नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, माने अगर इसको एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना होगा तो इसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है ना। दैट इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पास थ्रू एनी मीडियम और वैक्यूम कैन, चलिए आप ही समझ गए ना, थोड़ा सा जगह भी बच जाएगा। जैसे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इट कैन ट्रेवल्स थ्रू मीडियम और आल्सो थ्रू वैक्यूम, किसी में भी जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कॉल्ड
क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। इसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से भी जानते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इसको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स विथ 3 इंटू विथ स्पीड, ऐसे लिख लेते हैं, विथ स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना की स्पीड से ये ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स विथ स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका स्पीड अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्पीड इस प्रकार से 1/, है ना, √μ0 इंटू ε0। और इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये इतना ही आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू जो होता है 4π10⁻⁷ और इसका 8.854 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाता है 2.99978, ऐसा करके आ जाएगा। तो उसको हम लोग रखते हैं इस प्रकार से। छठा नंबर आपको याद रखना है कि इसका स्पीड हो गया, है ना, नॉन मैकेनिकल वेव हो गया, ये भी स्पीड और ये भी स्पीड ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपको बहुत आसान लिखवा रहे हैं, कैन बी रिफ्लेक्टेड, ये बहुत आसान होता है, कैन बी रिफ्लेक्टेड, कैन बी रिफ्रैक्टेड, इसको रिफ्रैक्टेड कराया जा सकता है, कैन बी, है ना, डिस्पर्स्ड, इसको डिस्पर्स्ड किया जा सकता है, डिस्पर्स्ड, ठीक है, इसको डिस्पर्स्ड भी कराया जा सकता है। कैन बी स्केटर्ड, इसको स्केटर्ड भी किया जा सकता है। तो ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इस प्रकार से, ठीक है। और 10 नंबर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, तो इसको पोलराइज भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, इसको पोलराइज भी किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज किया जा सकता है। और इसके बाद आपको लिखना है कि शोज द, थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत हो रहा है, हाँ, शोज द फिनोमिनॉन ऑफ इंटरफेरेंस। तो इससे हम ये इंटरफेरेंस की घटना को भी शो कर सकती है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12 नंबर में याद रखेंगे हम लोग, चलिए रेड से ही लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्या बोलते हैं कि कैरीज मोमेंटम, इसका मोमेंटम भी होता है। 13 नंबर याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी भी ये कैरी कर सकता है, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर रखना है कि 2 फॉर्म में एनर्जी को कैरी करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2 ε0, और ई स्क्वायर एवरेज में रखेंगे तो 1/4 हो जाता है। बी नंबर आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में कैसे लेकर के जाएगा, तो ये हो जाता है आपका b²/2μ0, इस प्रकार से। तो ये दोनों फार्मूला को आपस में कंबाइन कर दीजिएगा छोटू, तो फिर से आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। देखिए μ0 और ε0 वाला स्पीड निकल करके आ जाएगा, क्योंकि इसको आपको भाग देना पड़ेगा, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आप जरूर इसको याद रखिएगा कि दोनों इक्वल होते हैं। और E/B = V/C, ये फार्मूला होता है, समझ गए कि नहीं, स्पीड का। तो ये भी स्पीड का फार्मूला हम लोग रख सकते हैं। 14 नंबर इसमें हम लोग याद रखेंगे, एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता करने के लिए हम लोग डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं इसको, S = इसी को बोला जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। इसका वैल्यू होता है μ0 इंटू, है ना, E×B, है ना। एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का ही फॉर्मूला है। तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में कैसे करता है
उसके लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पूरा 14 पॉइंट जो इसके बारे में है। मोमेंटम हो ही गया, एनर्जी हो ही गया, समझ गए कि नहीं। और एक और लिख दे रहा हूँ, 15 नंबर पूरा ही दे रहा हूँ। तो ये प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जर्ट्स, है ना, प्रेशर। तो ये प्रेशर भी आपको एग्जर्ट करता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा इसका स्टूडेंट्स, तो P इज इक्वल टू एनर्जी बटा C, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है इसका। प्रेशर का लिखिएगा तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, या dP बाई एरिया इंटू dt, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाता है। अभी बहुत सारा फॉर्मूला और भी बाकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज आप अच्छा से याद कर लीजिए। 4-5 प्रॉपर्टीज, 2 नंबर में पूछेगा तो 4 प्रॉपर्टीज, 3 नंबर में पूछेगा तो 6 प्रॉपर्टीज। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए 40 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी इसको चलने देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, अगर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका टाइप्स पढ़ना हम लोग के, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका टाइप क्या होता है। टाइप को ही पढ़ने के लिए हम लोग एक तरह से इसको पढ़िए, या तो फिर आप पढ़िए क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूछता है कभी कभी परीक्षा में, तो आप टाइप पढ़िए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहिए, वही चीज है। लेकिन चलिए हम टाइप्स लिखे हैं तो उसको इसी तरीका से सजा के हम लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए। इसके बाद आप आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है टाइप्स, बहुत सिंपल है। क्या होता है, 7 टाइप्स का होता है ना, 7 टाइप्स। मार्कर है पॉकेट में लेके आइए, तो मार्कर पॉकेट में, हाँ। तो 7 टाइप्स का होता है, जिसको याद करने का तरीका है आपको रमी, है ना, रमी, लक्स, जी, ठीक है। देखिए रमी लड़का लोग, एक अभी ताश होता है जो गेम होता है लोग खेलते हैं, और लक्स क्या है, एक साबुन है जो लड़की लोग स्नान करती है, जी लक्स, जी जी फॉर गर्ल, आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। रमी, लक्स, जी तो ये 7 होते हैं। 7 में क्या है, पहला नंबर देखिए आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव, ठीक, रेडियो वेव हो गया। चलिए देखिए, तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा एक अर्थ से सजा करके ही लिख दे रहे हैं बढ़िया से। फर्स्ट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव, है ना। और सेकेंड नंबर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो वेव। थर्ड नंबर जो है जिसको बोलते हैं इंफ्रा रेड वेव या रेज, आप रेज भी लिख सकते हैं। एल से क्या हो जाएगा, लाइट, है ना, एल से हो जाएगा लाइट वेव, और इसको आप रेज भी लिख सकते हैं। 5 नंबर हो जाएगा यू, यू से हो जाता है अल्ट्रा वायलेट वेव, या फिर इसको हम लोग रेज भी बोलते हैं। और 6 नंबर हो जाएगा एक्स रेज या वेव, और 7 नंबर हो जाएगा गामा रेज और वेव, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है गामा रेज, और इसको यूवी रेज ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस सबको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है और सजा करके पढ़ना। ये 7 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम मिटा करके आपको आगे पढ़ा रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स कैसे उसको पढ़ेंगे, देखिए। और लास्ट में 7 वेव है, 7 का हम लोग जो है लास्ट में यूज आपको मैं एक, मतलब लास्ट वीडियो जब लास्ट होगा तो उसमें हम एक लिख करके ढंग से सजा करके और उसको लिख देंगे।
और दे देंगे आपको। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और उसको यूज जो होता है ना, आप वहीं से उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। और उसका हम एक एक अगर यूज अगर हम पढ़ाते हैं अभी तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो परीक्षा में यूज पूछता है तो आप यूज जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज है। एक पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ये भी हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। ईएम स्पेक्ट्रम ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, ईएम स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसका क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जिसको हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं ऐसे, देखिए, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव according to their wavelength and frequency। देखिए थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी लिख दिए हैं, और इसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यही है इसका डिफिनीशन। ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऑर्डर के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का करेंगे, अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ एंड किसका रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजों को रखा जाएगा और इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी करेंगे। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसमें 7 हैं टोटल। कितने होते हैं ये पूरे 7 हैं, 7। और जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद रखते हैं, तो रमी, है ना, लक्स जी, ऐसे याद करते हैं, रमी लक्स जी। चलिए तो पहला नंबर आर है, आर से रेडियो वेव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग इस जगह पर, है ना, देखिए रेडियो वेव। दूसरा नंबर है माइक्रोवेव, तीसरा नंबर है इंफ्रारेड वेव, फिर 3 हो गया, जगह नहीं पूरेगा इसलिए हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर दे रहे हैं, लाइट और विजिबल, लाइट और इसी को कहा जाता है विजिबल। फिर इसके बाद यूवी रेज, ठीक है, फिर इसके बाद, हाँ, फिर इसके बाद आपका एक्स रेज, फिर इसके बाद आपका है गामा रेज, इस प्रकार से। तो देखिए जैसे हम अभी लिख रहे हैं उसी तरह से आपको भी याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक समझा रहे हैं इसमें, जो आप समझिए और याद कीजिए। जैसे सातों का नाम याद रखना है तो क्या पढ़ेंगे, रमी लक्स जी। अब इसमें देखिए आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। जैसे इसका सबसे पहला बार जिसने खोज किया था उसका नाम है मार्कोनी, 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, मार्कोनी। और इसके बाद इसमें जो आते हैं साइंटिस्ट वो हो गए आपका हर्ट्ज, इसमें जो आपका आते हैं साइंटिस्ट वो हो गए आपका हर्शेल, आपको याद रखना है। और ये तो आपका न्यूटन है, फेमस, सबको ये स्टूडेंट सब जानते हैं इनको, न्यूटन हो गए, है ना। फिर इसके बाद इसमें आपका आ जाते हैं रीटर, फिर इसमें आपका आ जाते हैं रियोंट जेन, ऐसे लिखा रहता है। और इसमें आप लोग याद रखिए बी क्वेरेल एंड क्यूरी। तो ये इस तरह से साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस तरह के वेब का आविष्कार किए या खोज किए, जो भी, समझ गए आप लोग। अब यहाँ से इसको बंद कर देना है आपको, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज इसमें लिखाएगा, इस तरह से देखिए, और सब का यूज पढ़ना है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो सब का आपको यूज भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, है ना, सब का यूज। तो कैसे पढ़ेंगे, तो 2 मोबाइल नंबर याद करना है। जैसे यहां पर आपको 8 ही याद रखना है, -1, -4, -6, -9, है ना, -9, फिर -12 और -14, ठीक, इस प्रकार से। और नीचे भी एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना, 5, 9, फिर यहाँ पर 11, 14, 15, 16, 21 और 23,
इस तरह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 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 और ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी। अब आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये सब 10th पावर है, मतलब पावर में सबको रखना है, 10 के पावर में रखना है, तो 10 के पावर 9 हर्ज से 10 के पावर 11 हर्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा फॉर्मूला इस प्रकार से। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको याद रखिए। इस तरह से देखिए, तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा 5 9, मतलब 10 के पावर 5 से 10 के पावर 9 हर्ज। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है ना। और ये बढ़ते क्रम में इधर आ जाएगा, वेवलेंथ इधर की ओर बढ़ते क्रम में आएगा। देखिए वेवलेंथ को इधर की ओर तीर का निशान लगा दिए, -4 -1 -6 माइनस माइनस माइनस। तो देखिए वेवलेंथ को इस प्रकार ऐसे इधर बढ़ते क्रम में, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इस प्रकार से आप जरूर इसको याद रखिए। ऐसे देख लीजिए आप लोग, है ना, यहाँ पर वेवलेंथ लगा दिए इस तरह से, वेवलेंथ ऐसे, ये इस प्रकार से। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा जस्ट उल्टा चलता है ना। आपको ऐसे याद रखना है कि वेवलेंथ इधर बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम, और ये देखिए इसका ये बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो ये आप जरूर याद रखिए। और ये डिफिनेशन है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये है, और सबका यूज है, इसका भी यूज, इसका भी यूज, सबका यूज है, लेकिन इसका भी टाइप्स है, इसका भी टाइप्स है। तो इसके कितने टाइप है, 7, क्या बोलते हैं 6, है ना। तो एक होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर होता है लो फ्रीक्वेंसी, फिर होता है लो के बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर होता है आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स एग्जाम में, है ना। इस सब का कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है इस प्रकार से, और सबको आपको याद रखना होगा। वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आराम आराम से बोल रहे, ध्यान से समझ जाइए, या लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख दें, चलिए लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी, इसका हो जाता है मीडियम फ्रीक्वेंसी, और इसका हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी, और इसका फिर भी से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग लिखते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और इसको लिखते हैं अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये कितना होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये होता है 10 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 किलो हर्ट्ज तक, और 10 से 30, और 30 किलो हर्ट्ज से लेकर के, और ये हो जाता है 300 किलो हर्ट्ज तक, और ये 300 किलो हर्ट्ज से हो जाता है 3000 किलो हर्ट्ज तक, और ये होता है 10 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर के, और ये हो जाता है आपका 50 मेगा हर्ट्ज। और कहाँ छूट गया जी, एक और छूट गया, बीच में छूट गया, देखिए यहाँ पे छूट गया था ये। तो इसको हम लोग लिखते हैं, है ना, इसको 3 मेगा हर्ट्ज से 50 मेगा हर्ट्ज होता है, और 50 मेगा हर्ट्ज से ये आपका 300 मेगा हर्ट्ज होता है, और ये आपका 300 मेगा हर्ट्ज से 3000 मेगा हर्ट्ज होता है। एक एक छोटा छोटा यूज भी आपको हम बता दे रहे हैं इसका, यूज कहाँ पर होता है इसका। तो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होता है स्टूडेंट्स, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। फिर इसका आपका यूज होता है नेविगेशन, नेविगेशन में इसका यूज होता है। इसका ब्रॉडकास्टिंग में होता है, ब्रॉडकास्टिंग में इसका होता है। इसका लॉन्ग डिस्टेंस में होता है,
आपको ऐसे ही याद करना है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया। और इसका हो गया आपका टीबी एंड एफएम में इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज होता है सेल्यूलर फोन्स या सेल फोन जो आप लोग बोलते हैं, मोबाइल फोन जो होता है। तो इस प्रकार से इसका भी 6 टाइप है, 1 2 3 4 5 6। अभी सब का हम आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है कि पीडीएफ फाइल मतलब पेज में लिख करके और उसको लगा करके देंगे, ताकि हमारा समय बच सके, एक शॉर्ट में वीडियो बन सके। क्योंकि उसका एक एक यूज पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो काफी समय, 1 घंटा का यूज कम से कम लगेगा उसका, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह है तो हम और आपको बता दे रहे हैं, है ना। और एक फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिए कि हम लोग इस फार्मूला को जरूर याद रखेंगे, C बराबर एफ लेमडा। इससे अगर किसी का भी वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि C तो फिक्स होता है। तो इसका भी देखिए टाइप होता है, किधर गया 4th नंबर का, तो लाइट वेव का भी टाइप होता है। लाइट वेव जो आप पढ़ रहे थे इसका भी होता है, जिसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो ऐसे भीब ग्योर, भीब ग्योर के नाम से इसको याद रखते हैं, समझ गए कि नहीं। तो भीब ग्योर में कौन पहले आ जाता है, तो पहले आ जाता है आपका वायलेट हो गया, फिर इसका आपका इंडिगो हो गया, है ना, फिर आपका ब्लू हो गया, फिर आपका ग्रीन हो गया, फिर आपका ग्रीन के बाद आपका येलो हो गया, ठीक है, फिर येलो के बाद आपका ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद आपका रेड हो गया। तो ये भी आपका 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। और इस सब का भी, इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, इसका 450 नैनोमीटर, इसका 500 500 550 600 650 750 नैनोमीटर। तो आप लोग को याद करना है कि 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। चलिए ठीक है, इस सब का यूज आपको हम लगा देंगे, पीछे बैक में लगा दिया जाएगा, वीडियो के लास्ट में आपको ये मिल जाएगा सबका यूज, कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे कैसे यूज होता है, सब आपको लिखा दिया जाएगा, ठीक है। और काफी लंबा वीडियो हो चुका है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स, ठीक ना। और सब इस तरह से याद कीजिए। आपसे एक और छोटा सी बता दे रहे, जैसे मान लीजिए एक रेज का वेवलेंथ क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -12 मीटर। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा इस तरह से, है ना, 10 के पावर -12 मीटर। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 10 के पावर 16 हर्ट्ज से 10 के पावर 21 हर्ट्ज। किसी का भी बता सकते हैं इससे, केवल मोबाइल नंबर 549 तो 11 14 15 16 21 23 ऐसे। और यहाँ पर 8 -1 -4 -6 6 और 6 3 9 3 12 और 3 15 होता है, लेकिन 14 है, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। और रे ऑप्टिक्स बहुत धाकड़ लेकर के आ रहे हैं, देखिएगा आप लोग, जेई लेवल का बहुत भयानक, देखिएगा सारे स्टूडेंट्स।